जय हिंद बालक एवं बालिकाएं। आज नौवीं का शुभ दिन है, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एलएफपी के लिए और आरपीएफ का एसआई जो आया हुआ है उसके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। फिलहाल में आज जो हम लोग पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो रेलवे एलएफपी एग्ज़ाम 23/1/2019 का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के अगर 25 क्वेश्चन आए थे तो उसका 20 क्वेश्चन मैंने लिया है। तो आइए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बोला गया यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। लिखा हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको आयतन निकालना है। देखिए बातों को समझना है ना। देखिए अगर गोला की बात किया गया है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या सरफेस एरिया बोले, इसका मतलब वही होता है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ सब एक ही होता है। तो सबसे पहले तो दिमाग में आपको ये लाना है। अच्छा, अगर हम टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया की बात करें, है ना, तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है आपने बचपन से पढ़ा होगा, ये होता है 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर कैसे होता है ये शॉर्ट्स वीडियो बनाकर ऑलरेडी मैं फार्मूला के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया है कितना, तो 1386 4 × 22/7, ये हो गया आपका आर स्क्वायर, है ना। देखिए अगर हम इसको काटने जाएंगे तो सबसे पहले आपको टेंशन नहीं लेना। अगर 22 का पहाड़ा मतलब बहुत लोग 2 से काटेंगे, है ना, तो 2 से मत काटिए, है ना। सीधा सीधा 22 छक 132, 6 टाइम में कटेगा 132, 6 शेष बचा और 6 66 या 66, 22 या 66, इससे कट जाएगा, है ना। अगर आर स्क्वायर की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 63 × 4 डिवाइडेड बाई हो गया कितना, 63 × 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो आर की वैल्यू बहुत आसानी से आप ले सकते हैं कि सर ये एक्चुअली में क्या है 9 × 7 है, ये क्या है 9 × 7। तो अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 9 का रूट 3 हो जाएगा और 2 7 है, 2 7 में से 1 7 चला जाएगा, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा 21, 21/2, है ना, 10.5 आएगा। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन आगे भी करना है। टोटल सरफेस एरिया से हम लोग क्या निकालें, हम लोग रेडियस निकालें, है ना। अगर बात करें वॉल्यूम आयतन का, तो आयतन होता है क्या 4/3πr³, क्या होता है r³, है ना। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ आप। तो 4/3 को अगर 22/7 यहाँ पर दे दिया जाए, है ना, और 21/2 को 3 बार गुना कर दिया जाए, कितने बार गुना किया जाए 3 बार, तो 21 का क्यूब 9261 होता है ना। अगर बात करें 2 का क्यूब तो यहाँ पे ये 8 है, एक्चुअली में क्या है ये 8, तो 4 दूनी का कितना हो गया 8, 2 से काटेंगे तो ये कितना टाइम में जाएगा 11 टाइम में जाएगा, है ना। 9261 को अगर 3 टाइम काटें, है ना, आप यहाँ मान लें कि ये 9261 है, ज़्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, 3 बार अगर करें तो 29, ये 30 या 90 होता है ना। 2 और 6 बचा, तो 2 और 6 है, तो 3 या 8 24, है ना, 2 और 1 बचा तो 7। यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो लास्ट में, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम लोग काटे, क्योंकि एक बार और 7 कटने वाला तो इसको काट ही देते हैं, 7 से अगर काटते हैं ना तो हम बोल सकते हैं 7 चौका 28, 2 और 0, 2 0 8, फिर उससे क्या हो जाएगा 7 चौका 28, एक टाइम में 441 टाइम में। यूनिट डिजिट से अगर आप चेक करें तो वही चीज़ें है ना, सब में एक एक है, तो आपको आराम से 441 × 441 करना हो, क्योंकि 11 से गुना है। तो आप लिख सकते हैं सर ये 441 हो गया, 441 जोड़ देंगे एक स्थान छोड़कर, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हुआ। तो पूरा कैलकुलेशन हमने, है ना, 48 51 पूरा कैलकुलेशन हमने आराम से आपको समझाया ना। बाकी चीज़ों को
फास्ट कैलकुलेशन करके ही सॉर्ट किया जा सकता है ना, इसमें कुछ ज़्यादा सॉर्ट करने की ज़रूरत, ऐसे सॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, इसे आप देखें, है ना। बड़ा सा सिंपल क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में, है ना, प्रीवियस पेपर में, है ना, कि a माइनस बी की वैल्यू 5 है और a इंटू बी बराबर 14 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल। बहुत लोग फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, है ना, लेकिन सिंपली एग्जाम में अगर आप ये सोचने में कामयाब हो जाते हैं कि दो नंबर का डिफरेंस जो है ना कितना है 5, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब दोनों का गुणनफल कितना है 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। हम बोलेंगे कि सर ऐसा दो नंबर हम बहुत आसानी से सोच सकते हैं, 7 और 2 का डिफरेंस 5 हो जाएगा, और 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अगर बात करें ए स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 7 49 4 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, मान लेते हैं अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, है ना, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हुई, प्लस 2ab या माइनस, तो हम बोलेंगे सर ये माइनस होगा, है ना, ये माइनस था ना, ये सॉरी, तो ये माइनस है बीच में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। अगर बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर वैल्यू करें देखें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना, प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 14, तो 14 दूनी 28 और 25 कितना हो जाएगा 53। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, लेकिन मेरा मोटिव क्या है सभी क्वेश्चनों को आपको दिखा दें कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो 53 ये ऑप्शन नंबर 1 था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, बड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, है ना। बोला गया कि यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पहले और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्रमशः 1350 और 1458 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगी, है ना। RRB LAP फीटर 23 जनवरी 2019 ऑफिशियल पेपर है ना। तो समझ सकते हैं, अगर हम बात करें कि सर जी कोई भी प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है, कोई भी प्रिंसिपल पे क्या लगता है इंटरेस्ट लगता है, हम बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं है। और सर जी पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट दिया गया, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया। कौन सा इंटरेस्ट दिया गया? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो अगर आप बात करें तो पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो बराबर ही होगा। पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। तो वो पहला वर्ष में है कितना, तो हम बोलेंगे सर ये 1350 है। कितना? ये 1350। दूसरे वर्ष में भी अगर देखा जाए तो 1350 अगर पहले वर्ष का ब्याज है तो वो तो 1350 लगेगा ही, है ना, एज ए सिंपल इंटरेस्ट 1350 लगेगा ही। इसके साथ साथ एक ब्याज लगता है बाबू, जो पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगता है, पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगता है। तो वो ब्याज कितना होगा इसका हिंट हमें मिलेगा 1458 से पता चलेगा, है ना, क्योंकि दूसरे वर्ष का जो इंटरेस्ट है टोटल 1458 है और अभी तक हम देख पा रहे हैं केवल कितना 1350। तो जो एक्स्ट्रा जो ब्याज मिलने वाला है 1458 माइनस 1350, तो ये आपका 108 है। ये कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108। अब हम ये देख पा रहे हैं कि सर ये 108 ब्याज आया कहाँ से, तो हम बोलेंगे ये 1350 रुपया पे लगने वाला ब्याज है। ये 1350 रुपया पे लगने वाला ब्याज है कितना, 108 रुपया। तो परसेंटेज रेट की अगर बात करें बालक, तो 108 इंटरेस्ट लगा है कितना पर, 1350 पे, 1350 पे इंटू 100। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको पहाड़ा आता है तो ये 27 पचे 135, 27 चौका 108। ये देखते के साथ आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8%। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, क्लियरली विजिबल होगा, है ना। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ दे तो प्रिंसिपल का 8% बराबर 1350 है ना, तो प्रिंसिपल का 100% कितना होगा वो निकाल सकते हैं। वैसा भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आता है। चलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लेंगे, है ना।
बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड मास ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लोहे का घनत्व यहाँ पर कितना, 60.8 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपको अगर मास निकालना, द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान मास बराबर इंग्लिश में अगर देखा जाए, है ना, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा। वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले द्रव्यमान बराबर आयतन इनटू घनत्व। तो सबसे पहले अगर आप क्या वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम आयतन जो होता है किसका, क्यूब का, है ना, क्यूबिकल शेप में है आयरन रॉड। तो अगर क्यूब का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो भुजा क्यूब, है ना, साइड का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। बड़ा सिंपल चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर भुजा दिया गया था। अब डेंसिटी जो आप ध्यान से देखेंगे तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए, है ना, आप बोल सकते हैं वजन जो होगा, है ना, या वजन जो होगा 7.8 ग्राम होगा। क्या होगा, 7.8 ग्राम होगा। तो हम बोल सकते हैं 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए अगर दिया गया था तो 8 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा। तो इन दोनों को अगर गुना किया जाए तो 8 × 8 = 64, लास्ट में 4 आने वाला है। तो लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन है बाबू, डेसिमल के बाद कुछ भी आए, फिलहाल गुना कर देते हैं तो 62.4, है ना, ग्राम आ जाएगा। लेकिन आप यूनिट डिजिट से ही बना सकते थे, है ना, 62.4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, और ये क्वेश्चन आपका ग्राफ से है, दंड आलेख। तो इसका केवल मैंने हिंदी में लिया है ना, इंग्लिश का उतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आप समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि दंड आलेख 2 प्रकार के सलाद x और y को बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री आलेख में दिखाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। सलाद x और सलाद y आपको दिख भी रहा है। यदि सलाद x के संघटक मतलब उसमें जो भी कंपोनेंट होगा, सलाद x के संघटक b को 100 ग्राम कम कर दिया जाए, ठीक है, तो b में अगर x की अगर मात्रा देखें बाबू, ध्यान से देखिएगा, b में अगर x की मात्रा देखें तो ये 600 पे गया है, इसमें 100 कम करने की बात बोला गया है। क्या, कितना कम करने की बात बोला गया है, 100 कम करने की बात। तो अगर ये 600 है तो ये कम होकर यहाँ तक 500 आ जाएगा, यही बोला गया है ना। तो आप बोलेंगे यस, बोला गया है कि उसको 500 ही कर दिया जाए, ठीक है। और सलाद y के घटक e को 25% बढ़ा दिया जाए। देखिए e के पास आएंगे तो ये वाला x दिख रहा है आपको, ये वाला y दिख रहा है। सेकेंड वाला जो पार्ट है देखिए, सलाद x और सलाद y, उसको 25% कम करना है। कितना, ये 400। 400 में 25% कम होना मतलब 1/4 कम होना। तो 400 में 1/4 कम होगा तो 100 कम हो जाएगा, और ये फाइनली कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये कहाँ पे दंड आ जाएगा, 300 पे आ जाएगा। यही चेंजेज बोला गया है। तो सलाद y सलाद x से कितना प्रतिशत हल्का होगा, आंसर किस में दिया गया है, प्रतिशत में दिया गया। तो कितना प्रतिशत हल्का होगा, ये क्वेश्चन है। हम बोलेंगे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक में बढ़ा है बाबू 100, नहीं सॉरी, दोनों में 25 पर बढ़ा दिया गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, है ना। ये 400 था बाबू, बढ़ के ये हो जाएगा कितना, 500 हो जाएगा, कम नहीं किया गया। तो ये कितना दिखा देते हैं, ये हो गया 500, बढ़ा है ना। y वाला में ई संघटक कितना, ये बढ़ के कितना हो गया, 500 हो गया। तो माफ़ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन x और y में अगर टोटल अगर देखा जाए तो क्या सीन है उसको समझते। देखिए अगर x में अगर देखें तो a के लिए 500, सर्दी जुकाम हो रहा है थोड़ा, कोई नहीं,
तो देखिए ये 500, ये 500, क्योंकि कम हुआ था ना, 1000 हो गया, 1200, 1200, 1203, 1500, और ये 500 हो गया है, 1505, 2000, है ना, 2000 और 400, 2400 है। टोटल कितना है बाबू? 2400। तो x के लिए जो हो जाएगा वैल्यू वो कितना हो जाएगा? 2400। नहीं लगता मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया, x में y को जोड़ दिया क्या? एक बार देख लेते हैं बाबू, है ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक, अरे ये तो गायब हो गया जी। चलिए कोई नहीं, है ना, लास्ट में इसको करेंगे। कट करने से चला गया शायद। चलिए कोई नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं, वो गायब हो गया था ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में, पेपर में, है ना, लिखा गया है हाँ कि एक गियर वाली रेलगाड़ी में बड़ी चक्री, है ना, गियर वाली रेलगाड़ी आप लोग देखे होंगे, है ना। बड़ी चक्री के 18 दांत है, जबकि छोटी चक्री के 8 दांत। दांत समझते हैं, उसमें जो स्लॉट होता है ना। बड़ी चक्री के प्रत्येक 16 चक्रों पर छोटी चक्री कितने बार घूमती है? तो देखो बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि अगर बड़ी चक्कर अगर कम भी घूमेगा तो छोटी चक्कर को ज़्यादा घूमना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका परिधि ज़्यादा होता है। आप ऐसा बोल सकते हैं, मतलब बड़ी जो दांत वाली जो चक्का है वो कम चक्कर लगाएगी, छोटी दांत वाले को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि साथ में जा रहा है ना, तो डिस्टेंस तो दोनों को सेम ही ट्रेवल करना है। तो हम बोलेंगे ठीक है, बड़ी चक्री के प्रत्येक 16 चक्रों में छोटी चक्री कितना घूमेगा, है ना। तो देखिए अगर बात को समझते हैं क्वेश्चन के भावना के अनुसार, देखिए 18 दांत है ना, 18 दांत अगर 16 बार घूमेगा तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना कि आप बोल सकते हैं कि 8 दांत वाले मान लेते हैं ये एक चक्कर घूम रहा है। कितना चक्कर घूम रहा है? एक चक्कर घूम रहा है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 8 दूनी का 16 और 1 18 दूनी का 36। तो छोटी को ज़्यादा चक्कर मारना पड़ेगा। ये रहा आपका आंसर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन विजिबल होगा, है ना, देखिएगा रिफ्रेश होने के बाद बड़ा शानदार दिखेगा, लाजवाब। हो रहा है कि रूट एक्स, वो एक्स का वर्गमूल प्लस 0.24 इक्वल टू 0.1296 है, तो एक्स का मान बताएं। ये आया पेपर में आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए रूट एक्स की अगर बात किया जाए तो अभी इसका ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर थोड़ा देर के लिए अगर आप दिमाग लगाएं तो 1296 का रूट 36 होता है कि नहीं? 36 का स्क्वायर करते हैं तो 1296 आता है, और ये डेसिमल 4 अंक के बाद है, तो वर्गमूल जब निकलेगा तो डेसिमल 2 अंक के बाद हो जाएगा। कितना अंक के बाद हो जाएगा? 2 अंक। 4 अंक के बाद है तो कितने अंक के बाद हो जाएगा? 2 अंक के बाद। अगर इसकी बात करें, इधर प्लस में है और राइट साइड में जाएगा तो ये क्या किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? 0.24। तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें पता है रेलवे के विद्यार्थी हैं आप, आपके लिए एक एक चीज़ समझना ज़रूरी है ना। 1 नंबर आधा नंबर में भी चले जाओगे जी, है ना, फिर 4-5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी तो 4-5 साल में आता है। तो इसलिए एक एक चीज़ को आपको समझना होगा, है ना। अब इसको अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा क्या? 0.12। कितना आ जाएगा? 0.12, और ये रूट एक्स की वैल्यू है। अच्छा, दोनों तरफ अगर वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 0.12 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना। तो 2 बार जब गुना करेंगे तो 2 स्थानों के बाद है, तो अब जो आंसर होने वाला है ये 4 अंकों के बाद होने वाला है। कितने अंकों के बाद होने वाला है? 4 अंकों के बाद। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये तो 3 ही अंक है, तो एक 0 भी लगाएंगे 4 अंक बनाने के लिए। और अब आंसर हम लोग देखते हैं 0.0144। तो ये आपका आंसर है ना। धोखा देने के लिए 1.44 भी दिया गया है ना। जो लोग भावनात्मक होंगे, जिन्हें डेसिमल का ज्ञान नहीं होगा, है ना, उन्हें बड़ा दिक्कत हो जाएगा जी। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो भी है, कितना नंबर क्वेश्चन है? हाँ, दिख रहा होगा क्लियरली? क्या मस्त दिख रहा होगा। लिखा गया है एक्स और वाई 2 कारें ए से बी तक क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है। यदि
यात्रा के लिए x को y से 2 घंटे अधिक लगते हैं तो a और b के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए बनाने के लिए बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन अगर टाइम का डिफरेंस दिया गया है बाबू ये 2 घंटा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला से अगर आप बनाना चाहेंगे तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चालों का अंतर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये समय का अंतर है, समय का क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है ना। तो इस फॉर्मूला पे अगर रख देंगे, ये तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। एक स्पीड है 50 और दूसरी स्पीड कितना है 75, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 25। समय का अंतर कितना बाबू, तो समय का अंतर दिया गया 2 घंटा। अगर आप देखेंगे तो 25 दिया 75, 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150, 150 इंटू 2 कितना 300। अगर टोटल टाइम दिया जाता है ना और डिस्टेंस निकालना रहता तो कुछ नहीं करते, प्लस कर देते केवल, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया कितना 300 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट हम लोग का आंसर निकलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपका। लिखा गया पाइप ए 6 घंटे में टैंक को भर सकता है, पाइप बी से 15 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटों में भरेगा। तो जाहिर सी बात है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं ए है ना, ये भरने वाला है, तो ये कितने घंटे में भर देता है 6 घंटे में। बी खाली करने वाला है, पूरी भरी टंकी को 15 घंटे में खाली करने की क्षमता रखता है ये। तो इन दोनों कैल्शियम 15 और 6 से कटने वाला कोई भी एक टैंक की धारिता मान लेंगे, वो कितना हो जाएगा 30 लीटर। कितना हो गया 30 लीटर। अब 6 घंटा में अगर 30 लीटर भरा जा रहा है तो 1 घंटा में जो भरा जाएगा वो 5 लीटर, है ना। तो इसकी इफिशियंसी 5 हो गई, और ये 1 घंटा में कितना खाली करेगा 2। कितना खाली करेगा 2। ओवरऑल अगर दोनों को अगर उसी टंकी में भिराएं ए और बी को, तो 30 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया आपसे। तो हम बोलेंगे सर 5 ये भर रहा है, ये 2 खाली कर दे रहा है ना। कोई भर रहा है जी, कोई खाली कर रहा है, तो ओवरऑल 5 - 2 3 ही पानी स्टोर होगा टंकी में प्रत्येक घंटा, और ये इसका मतलब कि 3 लीटर पर घंटा के हिसाब से पानी स्टोर हो रहा है। तो 10 या 30 10 घंटा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, बिना वक्त गवाए हुए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया कि यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचता, बहुत बढ़िया, तो 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तु को 3000 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए बड़ा आसान तरीके से हम बताएंगे, है ना। देखिए क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है बाबू। क्या होता है, सॉरी, देखिए क्रयमूल्य हमेशा क्या होता है 100%। अगर 100% से ऊपर पे बेचा जा रहा है तो लाभ होगा, लाभ परसेंट होगा। 100% से नीचे अगर आ रहा है ना विक्रय मूल्य, तो वो हानि हो जाएगा। तो देखिए बनाने का फॉर्मूला वगैरह से सब तरीका है, लेकिन अब अगर आप देख लिए ना तो दिल खुश हो जाएगा आप। हम बोलेंगे सर 2700 रुपया में बेचने पे 8% का लाभ हुआ है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो 2700 रुपया में अगर 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि 108% पे बेच रहा होगा, क्योंकि 100% क्रयमूल्य होता है, 8% एक्स्ट्रा बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108%। आपने सोचा होगा सर 00 क्यों नहीं लिए, तो 00 इसलिए हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इधर 3000 है तो उसका 30 लिख लेते हैं, इसका 27 लिख लेते हैं, मतलब रेशियो एक्चुअली में हम ले रहे हैं। एक 27 हो गया ऊपर में विक्रय मूल्य, है ना, नीचे में कितना हो गया 30। तो नया जो परसेंटेज विक्रय मूल्य का होगा कितना होगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि सर ये बहुत आसान है, आपको घबराना नहीं है। देखिए बोले गुरुजी 27 का अगर देखा था तो ये 4 गुना है, तो ये भी सर 4 गुना होगा। कितना गुना होगा 4 गुना। तो 30 का कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। तो 120% SP है 3000 में बेचने पे, है ना। 120% का मतलब ये हुआ कि गुरुजी 100 से कितना परसेंट ऊपर है, तो हम बोलेंगे सर 120% जो है ना ये 20% ही एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है 20%। तो 20% एक्स्ट्रा है बाबू, तो आंसर कितना हो जाएगा 20। नो फॉर्मूला, केवल कॉमन सेंस, है ना। कॉमन सेंस के आधार पे ही हम लोग कर लेंगे बाबू, आपको घबराना नहीं है ना। आपको सॉल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बाबू, है ना। ठीक।